सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस चिंता की जो देश के करोड़ों माता पिता को परेशान करने वाली है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये खबर आपको भी बेचैन करने वाली है, क्योंकि दिल्ली के पास नोएडा से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। इस खबर की गंभीरता को आपको समझना है, क्योंकि बच्चे की नादानी कभी कभी उसकी जान पर भारी पड़ जाती है। यही नोएडा में हुआ। पहले आपको पूरी खबर बताते हैं, उसके बाद बताएंगे आप इस खतरे से अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर नोएडा के सेक्टर 71 में रहने वाले संजीव और कीर्ति के 1 साल के बेटे अथर्व के साथ हुआ क्या। 11 जनवरी को अथर्व अपने घर में खिलौने से खेल रहा था। माता पिता का कहना है कि बच्चे के पास जो खिलौना था वो बटन बैटरी वाला था। खेलते खेलते बच्चा बटन बैटरी को निगल गया। बच्चे की मां को बैटरी निगलने का शक हुआ। जब मां ने उस टॉय की बैटरी गिनी तो उनमें से एक बैटरी कम थी। फौरन बच्चे के माता पिता उसे लेकर अस्पताल गए। चेकअप हुआ तो एक्सरे में बैटरी बच्चे की आहार नली में दिखाई दी। इसके बाद एंडोस्कोपी के जरिए बैटरी को निकाला गया, लेकिन ये बैटरी बच्चे के शरीर में 10 से 15 मिनट तक रही। 12 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। सोचिए इस दौरान बच्चे के माता पिता पर क्या बीत रही होगी। बच्चे को पता भी नहीं चला होगा और कैसे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कैसे पता चला कि इसने बटन बैटरी निगल ली है? हुआ मैं इसको शाम को स्नैक्स था वो मैं अमरूद काट कर देने वाली थी, तो अमरूद दिया इसको, तो ये अपना जो खिलौना था इसके हाथ में वो नीचे रख दिया। तो उसमें मुझे वो खिलौना छोटा लेजर लाइट रहता वो था, वो खुला हुआ था और उसमें 2 बैटरी थी। पहले तो एक बैटरी दिखी, फिर इसने दूसरी बैटरी ढूंढी। फिर हम लोग एक्चुअली गूगल किए कितनी बैटरी होती है, हमें भी नहीं पता था, तो तीसरी बैटरी मिल ही नहीं रही थी। मैं यूजुअली हमने चेक किया लेजर में बैटरी होती कितनी है, बट हम उसको टॉय था की चेन का, तो हमने उसको शेक भी करके देखा तो बैटरी का शेक की आवाज आ रही थी। तो हमने कहा कि मे बी नहीं मिल रही है, तो मे बी इसने इंजेस्ट कर लिया है पेट में, मे बी इसने खा लिया है। तो हमको डाउट था, तो हम इसको हॉस्पिटल में लेके गए, जो वहाँ पे नियर बाय LYF करके क्लिनिक है, वहाँ पे चाइल्ड का डॉक्टर के पास ले गए। तो दे रिकमेंडेड कि वी बेटर टू गो फॉर एक्सरे। तो एक्सरे में अगर निकलता है तो वी विल सी क्या करना है। तो जब वहाँ पे गए डॉक्टर ने इसका एक्सरे करा। एक्सरे करने पे हमको दिखा कि हाँ देयर इज ए बटन बैटरी। दैट टाइम अराउंड 7:55 पे एक्सरे हुआ था। तो एक्सरे होने के बाद दैट हॉस्पिटल के पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो इंडोस्कोपी करे। सो दे हैव PGI में आप गए? चाइल्ड PGI। देयर वी वेंट टू देयर इमरजेंसी एंड वहाँ पे जो डॉक्टर थे जो इमरजेंसी थे, दे हैव रेफर्ड दैट केस। हमने ऑलरेडी एक्सरे करा रखा था, वो एक्सरे को उन्होंने चेक करके ऑलरेडी अनदर डॉक्टर को जो वहाँ पे थे उनको फोटो भेजा। दे और विद इन दैट, क्योंकि जो उसका टाइम पीरियड रहता है 5 घंटे का फास्टिंग का, दे हैव टेकन दैट टाइम पीरियड। एटलीस्ट वहाँ पे 4 घंटे उन्होंने रखा, 4.5 घंटे रखा था उसको फास्टिंग पे। उसके बाद इसका इंडोस्कोपी किया गया। इंडोस्कोपी करने के बाद दे चेक दैट स्टमक में कुछ था नहीं। तो ये नोएडा जैसे शहर की घटना थी, लिहाजा बमुश्किल अच्छा अस्पताल मिल गया। अगर छोटे शहर की घटना होती तो परेशानी और भी ज्यादा होती। पेट में ज्यादा देर तक बैटरी रहने से खतरा और बढ़ सकता था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर बच्चे को अस्पताल आने में देरी होती तो अल्सर हो सकता था। इसके बाद ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प था। ये कहानी सिर्फ नोएडा की नहीं है, ये कहानी सिर्फ अथर्व की नहीं है, बल्कि ये हर एक परिवार से जुड़ी हुई है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। ऐसे जानलेवा खिलौने हैं, बैटरी है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने करोड़ों माता पिता की चिंता को समझते हुए डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर्स से डेमो के जरिए समझने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और डॉक्टर ने एंडोस्कोपी के जरिए बच्चे के शरीर में फंसी बैटरी को कैसे बाहर निकाला वो भी समझ ली। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 1 साल के बच्चे ने, ये आपको दिखा रही हूं मैं, ये 1 सेंटीमीटर का सेल निगल लिया। उसके बाद बच्चे को जब दर्द शुरू हुआ, परिवार को पता चला, तो वो सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब फिर वो यहाँ पर जो नोएडा सेक्टर 30 में चाइल्ड PGI है यहाँ पर आए। में तुरंत आने के बाद बच्चा को चेक किया। बच्चा को कोई ऐसे खाने के परेशान, पेट दर्द वो सब नहीं था, बट बटन बैटरी है वो खतरनाक चीज है, तो कितना जल्दी निकाल सकते हैं उतना अच्छा होता है बच्चों को। तो उसके लिए तुरंत हम एक्सरे किया। एक्सरे में देखा गले में फंसा था, तो हम तुरंत बच्चा का एंडोस्कोपी रूम में शिफ्ट करके नींद का दवाई देके फिर एंडोस्कोपी से हम एक रातनेट करके सामान है वो अंदर है, उसी से बटन बैटरी को पकड़ के 20 मिनट के अंदर। हर किसी को पता है कि बैटरी जैसी हैवी चीज का शरीर के अंदर जाना खतरनाक होता है और कभी कभी जानलेवा भी। आज आपको साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि बैटरी शरीर के अंदर जाने पर कैसे रिएक्ट करती है
और कैसे बड़े खतरे में ये जिंदगी को डाल सकती है। आपको बता दें कि हर बैटरी में एसिड होता है। शरीर के अंदर जाने के बाद बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आते ही बैटरी के प्लस और माइनस सक्रिय हो जाते हैं। शरीर के अंदर बैटरी जल्दी घुलने लगती है। इसका असर ये होता है कि जहां पर बैटरी होती है शरीर का वो हिस्सा जलने लगता है। बैटरी से विंड पाइप में भी छेद हो सकता है। जब जिक्र खिलौनों से चिंता का हो रहा है तो एक चिंता खिलौनों के बाजार को लेकर भी है, जिसकी चपेट में हिंदुस्तान के करोड़ों माता पिता हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, खिलौनों की दुकान में डिस्प्ले पर एक से बढ़कर एक चमकदार आकर्षक खिलौने रहते हैं, जिसे देखते ही बच्चा मोहित हो जाता है। अपने माता पिता से खिलौने की डिमांड भी करता है और माता पिता को खिलौने खरीदने भी पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चमकते खिलौनों के बाजार पर सालों से किसका कब्जा रहा है? पिछले कुछ सालों में पूरे मार्केट पर चीन का कब्जा रहा है। जो कम दाम में चमकते खिलौने आपको मिलते हैं उनमें से ज्यादातर चीन के बने होते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में चीन के खिलौने वाले कारोबार पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कैसे भारत आत्मनिर्भर हुआ, इसको हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में भारत में करीब 2025 करोड़ रुपए के चीनी खिलौने आए। वहीं साल 2019-20 में करीब 1857 करोड़ रुपए के चीनी खिलौने भारत ने आयात किए और 2020-21 में 980 करोड़ से ज्यादा के चीनी खिलौने आयात किए गए। जबकि 2021-22 में भारत ने करीब 443 करोड़ रुपए के चीनी खिलौने मंगवाए थे। इसका असर यह हुआ कि साल 2018-19 में जितने खिलौने भारत ने आयात किए उसमें 78% आयात सिर्फ चीन से हुआ था। साल 2021-22 आते आते चीन को बड़ा झटका लगा और भारत का खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी घटकर 54% ही रह गई। तो मेक इन इंडिया मुहिम का असर खिलौना बाजार में साफ नजर आ रहा है। भारतीय बाजार में स्वदेशी खिलौनों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत का खिलौना आयात लगातार कम होता जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2018-19 में 2601 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने आयात किए। 2019-20 में 2431 करोड़ से ज्यादा के खिलौने भारत ने विदेशों से मंगवाए। वहीं 2020-21 में इसमें भारी गिरावट आई और खिलौना आयात करीब 1317 करोड़ रुपए तक रह गया। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में खिलौना आयात और गिरा और यह महज 817 करोड़ 57 लाख रुपए तक रह गया। भारत खिलौनों का अब एक प्रमुख निर्यातक भी बन रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत साल दर साल खिलौनों का निर्यात भी बढ़ा रहा है। जो निर्यात साल 2018-19 में करीब 1425 करोड़ रुपए था, वो 2021-22 में बढ़कर 1754 करोड़ रुपए का हो चुका है। पूरी दुनिया में खिलौनों का मार्केट बहुत बड़ा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में दुनिया भर में खिलौने का बाजार 23 लाख करोड़ का था। इसमें भारत की हिस्सेदारी 11,600 करोड़ रुपए की थी। अगर फीसदी में देखेंगे तो दुनिया के खिलौने बाजार में भारत का हिस्सा महज 0.5% था। अब एक अनुमान के अनुसार फिलहाल भारत की खिलौना इंडस्ट्री 150 करोड़ डॉलर की है। इसके 2024 तक बढ़कर 2 से 3 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। दुनिया में खिलौनों का सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि विदेशी खिलौनों के नाम पर बड़ा काला कारोबार भी है। इसको लेकर सरकार भी एक्शन में है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने पिछले एक महीने में 18,600 विदेशी खिलौनों को जब्त किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी खिलौने बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के हैं और नामचीन स्टोर से इन खिलौनों को जब्त किया गया है। खिलौनों के BIS क्वालिटी मार्क न होने की वजह से ये एक्शन लिया गया। आपको बताते हैं कि विदेशी खिलौनों पर कार्रवाई क्यों हुई। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से खिलौनों के लिए टॉप क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है। इसके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना जरूरी किया गया। इसमें कहा गया कि अगर खिलौने आयात करने वाली और बनाने वाली कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती तो उनके खिलाफ BIS एक्ट के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदेश से इंपोर्टेड खिलौनों पर BIS की ओर से दिया जाने वाला ISI मार्क जरूरी होता है, जिसके बिना इनकी बिक्री अवैध मानी जाती है। आपको बता दें कि टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत इंपोर्टेड और देश में ही बनाए जा रहे खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। इसके तहत विदेशी खिलौनों के साथ भारत में बनाए जा रहे खिलौनों के लिए भी BIS सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। खिलौनों को लेकर सतर्क रहना, सेलेक्टिव रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चे से जुड़ा है, देश के करोड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। और सत्ता में अब बात एयर इंडिया के उस शर्मनाक कांड की, जिसके कोर्ट में पहुंचने के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की ओर से ऐसे तर्क पेश किए गए जिसने सबको अब हैरान कर दिया है। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने फ्लाइट में महिला के ऊपर यूरिन किया था, लेकिन शंकर मिश्रा अब इस आरोप से
मुकर गए हैं। 13 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंकर मिश्रा के वकील ने आरोपों से तो इनकार किया ही, साथ ही साथ महिला पर इस घटना की जिम्मेदारी भी डाली। कोर्ट के अंदर क्या दलीलें दी गई, पहले उसको आपको बता देते हैं। शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की फ्लाइट में शंकर मिश्रा ने किसी महिला पर पेशाब नहीं किया, बल्कि बुजुर्ग महिला ने अपनी सीट को खुद गंदा किया। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि बुजुर्ग महिला 30 सालों तक डांसर रही हैं। महिला प्रोस्टेट से जुड़ी एक बीमारी से जूझ रही थी, जैसा कि कई कथक डांसर्स में होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद गंदा किया होगा। शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता के इस तर्क और आरोप से पीड़ित महिला गुस्से में आ गई। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी अपने घटिया काम पर पश्चाताप करने के बजाय पीड़ित को और ज्यादा परेशान करने के इरादे से झूठ फैलाने का अभियान चला रहे हैं। इस पर आरोपी शंकर मिश्रा की ओर से फिर यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। शंकर मिश्रा का महिला के पास तक जाना संभव नहीं था। महिलाओं के लिए यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खुद को गंदा किया हो, लेकिन जज शंकर मिश्रा के वकील के दावों से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि फ्लाइट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन नहीं है। मैंने भी यात्राएं की हैं, किसी भी कतार से कोई भी आ सकता है और किसी भी सीट पर कोई जा सकता है। इसके बाद जज ने फ्लाइट सिटिंग का एक डायग्राम भी मंगवाया। यह बहस इतने पर नहीं रुकी। आरोपी शंकर मिश्रा के एक और वकील ईशानी शर्मा ने कहा कि महिला सीट नंबर 9A पर बैठी थी, जो विंडो सीट है। उससे पहले एक और महिला पैसेंजर भी थी, लेकिन यूरिन का एक बूंद भी दूसरी महिला पैसेंजर को नहीं पड़ा। यह कैसे संभव है, सुनिए ईशानी शर्मा ने क्या कहा। When like a few days earlier when I said that वो महिला बैठी थी 9A पे, 9A विंडो सीट होती है, एक कोई और बैठा था 9C पे. There's another female sitting at 9C. The claim says that the man was standing here. 9A, 9C, man standing here. He urinated on 9A in a way that drenched the woman completely. And the woman sitting on 9C was unaffected. And here what we are talking of is not a drop of water. It is urine. अगर एक छोटा सा बूंद भी गिरा होता तो वो महिला उतनी ही enraged होती, है ना? So this projectile motion logic, it defies the basic principles of physics. ये हम पहले से कह रहे थे. The original argument of urinary incontinence that we wanted the accused himself to say to the court, and that is why we waited it out. Because he did not do it would come out best when he's saying it himself, right? तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ आई विटनेस, राइट? आई विटनेस अकाउंट नहीं है. सीट्स बिजनेस क्लास की आप जानते हैं, लोग सो रहे थे, सीधी हो जाती हैं, इधर से आके एक ही सीट पे, मतलब इट इज दूसरा कोई पुराना इतिहास नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना. आरोपी शंकर मिश्रा की तरफ से कोर्ट में जो तर्क पेश किए गए उस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई. अलग अलग कथक डांसर्स ने आरोपी के तर्क गलत और भटकाने वाले बताए. पीड़ित महिला ने भी आरोपी के दावों को गलत बताया. देश भर की कथक डांसर्स के रिएक्शन पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, इसे एक बार देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आरोपी की इस कांड पर अब तक क्या क्या वो कह चुका है. वो any being or not being is not related to any vocation at all. He's trying to divert attention from the fact that he's outraged a woman's modesty. कितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी संगीत के साधक लोग हैं और कथक नर्तक लोग हैं, उन सब से भी आप पूछोगे या कोई भी हमारे जानने वाले होगा, तो ये एक बहुत ही बेतुकी बात है. हम लोग साधक होते हैं, हमें अपने मन, स्थिति, हर चीज पे नियंत्रण करना हमारे नृत्य के साथ ही सिखाया जाता है. कथक डांसर से इसको जोड़ना सरासर गलत है. ये तो किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी को भी हो सकता है ये डिजीज. मैं खुद कथक डांसर हूँ, हम लोग भी शोज वगैरह करते हैं कभी भी, तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमको रोकना पड़ा है, तो हम रोक पाते हैं. किसी पर्टिकुलर डांसर्स के लिए बोलना हमारी निगाह से बिल्कुल भी सही नहीं है.
दरअसल इस कांड पर आरोपी शंकर मिश्रा की ओर से अब तक जो कहा जा रहा है वो तीसरी बात है। इससे पहले भी वो 2 तरीके की बात कर चुके। पहले जैसे ही मीडिया में मामला सामने आया तो शंकर मिश्रा की ओर से कहा गया कि वो थका हुआ था, कई दिनों से सोया नहीं था, इसलिए गलती से ये शर्मनाक घटना हुई। इसके बाद 6 जनवरी को एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। इसके जरिए ये बताया गया कि महिला से समझौता हो गया था। शंकर मिश्रा ने महिला को पैसे देकर मामला सुलझा लिया था और अब ये कहा जा रहा है कि शंकर मिश्रा ने पेशाब किया ही नहीं, महिला ने खुद किया। हालांकि इस पूरे मामले में जो एविडेंस हैं वो आरोपी शंकर मिश्रा और पीड़ित महिला के बीच व्हाट्सएप चैट ही है, जिसमें शंकर मिश्रा अपनी गलती मान रहा है और कह रहा है कि वो आगे से गलती नहीं करेगा। 27 नवंबर को दोनों के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुआ था, इसमें पीड़ित महिला ने आरोपी को यह बताया था कि जो 5000 भेजे थे वो मिल गए हैं। इस चैट में महिला ने अपने रिश्तेदारों के नाराज होने की भी बात लिखी थी और ये भी बताया था कि महिला ने कि उन्हें पुलिस में शिकायत करने से अब रोक दिया गया है। महिला ने यह भी लिखा कि वो एयर इंडिया के स्टाफ के व्यवहार से दुखी हैं। इसके जवाब में आरोपी शंकर मिश्रा ने महिला को धन्यवाद कहा और अगले 24 घंटे में पैसे भेजने की बात भी लिखी थी। साथ ही वादा किया था कि आगे वो ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि आरोपी शंकर मिश्रा पहले तो अपनी गलती मान रहे थे, लेकिन कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंकर मिश्रा के वकील ने कथक डांस का नाम लेकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। और अब बात ई-रुपए की, जो एक मुंबई में फल बेचने वाले के वॉलेट तक पहुंच चुका है और अब करोड़ों लोगों के मन में सवाल है कि यह डिजिटल करेंसी उनके वॉलेट तक कैसे पहुंचेगी। तो आज हम आपको इस पर सत्ता की एक कुंजी दिखाएंगे जिसमें सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में 45 साल के एक फल विक्रेता हैं, नाम है बच्चे लाल साहनी। वैसे तो बच्चे लाल साहनी 25 साल पहले मुंबई में रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। वो मिंट रोड पर भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय के सामने फल बेचते हैं, लेकिन बच्चे लाल साहनी की कहानी को जो खास बनाता है वो कुछ और है। दरअसल फल विक्रेता बच्चे लाल साहनी उन 15,000 लोगों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रुपया पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। TV9 रिपोर्टर ने बच्चे लाल मिश्रा से खास बातचीत की। दिसंबर से आरबीआई ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले होलसेलर को दिया गया था, लेकिन अब रिटेलर को भी दिया जा रहा है। आरबीआई के ठीक सामने बच्चे लाल साहनी है जो 27 साल से यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं फुटपाथ पर। आपको बता दें कि इनको भी आरबीआई ने यहाँ पर आप देखिए ये QR कोड वाला जो इन्हें दिया है डिजिटल रुपये ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर जो फल खरीदते हैं इसमें पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। को आरबीआई ने यही कहे हैं कि ये अभी डिजिटल ज़माने का निकला है CBDC QR कोड, जिसपे आप वो ले लीजिए और भविष्य में इसी से अब काम होने वाला है। जैसे गूगल तो अभी चल ही रहा है, तो गूगल बाय द वे कहीं बंद हो जाए या नहीं भी हो जाए तो हमको अभी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करना है तो CBDC आप ले लो। तो मैं बोला तैयार हो गया, बोला ठीक है हमको आप दे दो। तो मैंने ये ले लिया। फिर उन्होंने हमने पूछा कि सर इसका पेमेंट कैसे होगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे अपना ये पेटीएम कार्ड पे जैसे आप माने गूगल पे कर रहे हैं स्कैनिंग करके, उसी तरह से इस पर पेमेंट होगा। करीबन सेम ही होता है, खाली हमारा पर्स में रखने नहीं चाहिए, हमारा मोबाइल में होता है, वही फ़र्क है। लाइक एनी अदर वैलेट, दिस ऑल्सो यू कैन यूज द करेंसी for any transaction. This is the beauty of this. तो मुंबई के फल विक्रेता बच्चे लाल साहनी के अकाउंट में डिजिटल करेंसी पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर इस डिजिटल रुपए से फायदा क्या होगा, पैसे के लेन देन में कितनी आसानी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि डिजिटल करेंसी लेने के बाद आपको कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए किसी बैंक खाते की भी ज़रूरत नहीं है। इसे मोबाइल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ई-रुपया डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र होता है, जिसे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन करने पर आपको कई ऑफर भी मिल सकते हैं। बड़ी बात यह कि अगर आप डिजिटल रुपये में निवेश करते हैं तो इस पर आपको सरकार से छूट भी मिल सकती है। एक और अहम बात यह कि अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसे एक बड़ी क्रांति कहा जा रहा है।
अब न्यूज़ मित्रों के मन में अगला सवाल ये भी होगा कि आखिर ये डिजिटल करेंसी उनके वॉलेट पे कब पहुंचेगी और कहां से मिलेगी, तो इसका जवाब भी सुनिए। आरबीआई की ओर से रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 4 शहरों में चल रहा है, जिसे 1 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था। इनमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया है। अपने दर्शकों के लिए हमने उन शहरों का रंग हरा कर दिया है जहां इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि आगे इसे 9 और शहरों में शुरू करने का प्लान है, जिनमें अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना के साथ शिमला भी शामिल है। और माना जा रहा है कि यहां भी डिजिटल करेंसी की शुरुआत जल्द होने वाली है। बहुत से न्यूज़ मित्र ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वो अब भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसके लिए वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर डिजिटल रुपया यूपीआई से अलग कैसे है? तो हमने आपके लिए इसका भी जवाब तैयार किया है। दरअसल यूपीआई से ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, लेकिन ई रुपए के ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक फ़र्क बता देते हैं। देखिए, ई रुपए के ट्रांजैक्शन में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं और यूपीआई में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे और डिजिटल वॉलेट बैंक की ओर से ग्राहकों को दिए जाते हैं। जो बैंक से वो आपको ये वॉलेट देंगे, जिस तरह पॉकेट में नोट, उसी तरह वॉलेट में आपके ई रुपया रहेगा। यूपीआई में बैंक अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है, डिजिटल रुपया रखने की एक निर्धारित सीमा होती है। अभी फिलहाल ये डिजिटल करेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से जारी की जा रही है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी भी इस डिजिटल करेंसी को इशू कर सकते हैं। अब आपको यहां यह भी समझने की जरूरत है कि ई रुपया और रुपए में आखिर अंतर क्या है। आपको बता दें कि रुपया फिजिकल फॉर्म में होता है, मतलब आप उसे छू सकते हैं, लेकिन ई रुपया कैश का डिजिटल फॉर्म है। रुपए में बाजार में लाने के लिए उसकी छपाई करनी पड़ती है, लेकिन ए रुपए में छपाई का कोई झंझट नहीं होता। जैसे 100 रुपए का नोट छापने में अभी 15 से 17 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसमें छपाई की तुलना में कम खर्च होगा। रुपए के फटने और खराब होने का भी डर रहता है, लेकिन ई रुपए में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रुपए के चोरी होने का डर रहता है, जबकि ई रुपए की चोरी नहीं हो सकती। इसके अलावा नोट के नकली होने का डर भी रहता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। अब आपको इस खबर पर नजरिया 9 भी बता देते हैं। भारत सरकार लगातार पैसों के डिजिटल लेन देन और ई रुपए पर जोर दे रही है। टारगेट यह है कि कैश का चलन कम हो और पैसों की सत्ता डिजिटल हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लोगों का कैश प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हैरानी की बात यह है कि नोटबंदी के 6 साल बाद नवंबर 2022 में जो आंकड़े आए, उनसे पता चला कि लोगों के पास जितना कैश नवंबर 2016 में था, उसके मुकाबले अभी उनके पास 72% ज्यादा कैश है। यानी एक तरफ रुपए की डिजिटल सत्ता बढ़ी है, तो दूसरी तरफ कैश प्रेम भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। और सत्ता में अब बात करते हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों पर छिड़ी बहस की, जिसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ये मांग की गई थी कि जिन राज्यों में हिंदू आबादी कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक आबादी घोषित किया जाए। इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका पक्ष मांगा, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया और कहा कि 24 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे हैं। राज्य के हिसाब से अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के मामले में राज्य सरकारें एकमत नहीं हैं। ज्यादातर राज्यों ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार राज्यों के पास रहने देने का सुझाव दिया है। बीजेपी शासित राज्यों का स्टैंड भी इस पर अलग अलग है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा देने का अधिकार उसी के पास रहे। यूपी सरकार का कहना है कि राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक तय करने के मामले में वो केंद्र सरकार का फैसला मानेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा देने का अधिकार केंद्र के पास ही रहे। इस मामले को कोर्ट में ले जाने वाले याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय केंद्र सरकार के जवाब के बाद क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। आप जरा ये सोचिए, लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, उनको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। कश्मीर में हिंदू केवल 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। तो फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस बात का? माइनॉरिटी के नाम पे हजारों करोड़ सरकार, केंद्र सरकार देती है, हजारों करोड़ राज्य सरकारें देती है। माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की स्कीम चल रही है, लेकिन आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि माइनॉरिटी कौन है। अभी जो जवाब आया उसमें कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज तक जवाब नहीं दिया, जबकि 6 साल बीत चुके हैं। सबसे ज्यादा जो परेशान हुए हैं वो कश्मीर के हिंदू हुए हैं, उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, अपना सब। दरअसल देश के 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं की आबादी दूसरे धर्म के लोगों की आबादी से कम है। इसलिए इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक वाली सुविधा देने की मांग की गई है।
जिन राज्यों के हिंदुओं के लिए मांग की गई है वो राज्य हैं पंजाब, जहां हिंदू आबादी 38.49% है, जम्मू कश्मीर जहां ये 28.44% है, लद्दाख जहां ये 12.11% है और मिजोरम में हिंदू आबादी 2.75% है। नागालैंड में हिंदू आबादी 8.75% है और मेघालय में हिंदू आबादी 11.53% है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 29.04, मणिपुर में लगभग 41.39, लक्षद्वीप में हिंदुओं की संख्या 2.77% है। 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू आबादी भले ही कम हो, लेकिन पूरे देश के हिसाब से हिंदू बहुसंख्यक हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 19.3% है, जिसमें मुसलमानों की आबादी 14.2% है, ईसाई 2.3% हैं, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 और पारसी की संख्या 0.06। तो धार्मिक अल्पसंख्यक पर इस बहस के बीच ये समझना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A और 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने लिए अलग शिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी अधिकार होगा। 1993 में 5 समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया। और अब देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। सिसोदिया ने कहा कि आज फिर मेरे दफ्तर में सीबीआई ने छापेमारी की है, लेकिन सीबीआई सूत्रों से खबर मिली है कि सिसोदिया के परिसरों में कोई छापेमारी नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। गडकरी के नागपुर ऑफिस में लैंडलाइन पर 2 बार धमकी भरा फोन आया है। इस खबर के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस और एटीएस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। डीडीए के नोटिस के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। आपने बीजेपी पर झुग्गियां तोड़वाने का आरोप लगाया। दिल्ली से हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। राजौरी गार्डन में महज हॉर्न बजाने की बात पर कार सवार युवक ने क्रूरता की सारी सीमा को पार कर दिया। कार सवार युवक ने पहले टक्कर मारी, फिर युवक को बोनट पर बैठाकर काफी दूर तक घसीटता रहा। 50 साल के हो गए, अब और मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि 50 साल के हो गए और कह रहे हो कि सर्दी से डर नहीं लगता। ओवैसी ने राहुल को जिन कह दिया। फिर तू क्या है? फिर जिन है? जोशीमठ के घरों में बढ़ती दरारों का इंजीनियर निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। जोशीमठ में अब तक करीब 730 से ज्यादा घर जमीन धंसने की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 169 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। मुंबई में एक 54 साल की महिला पर 62 साल के व्यक्ति ने एसिड से हमला किया। शराब पीने का आदी शख्स महिला से रोज पैसे मांगता था। महिला के पैसे देने से इनकार करने पर उसने एसिड से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां पालतू कुत्ते के भौंकने से डरे फूड डिलीवरी बॉय ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। अस्पताल में भर्ती डिलीवरी बॉय की हालत काफी गंभीर है। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी हुई। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद आवाजाही पर काफी असर पड़ा। मनाली की सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढकी नजर आ रही हैं। अटल टनल में भी 3 फीट के करीब बर्फबारी